नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसमें हस्बैंड एंड जो कि एक याचिकाकर्ता है, पेटिशनर है, और उन्होंने एक जो समन्स थे वो इशू हुए थे डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, जिसमें उनकी वाइफ ने सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 31 के अंदर एक पिटीशन डाली थी, जिससे जो ट्रायल कोर्ट ने एक समन्स थे वो इशू किए थे। और जो ग्रीवेंस ये थी कि ये जो पिटीशन में ये ग्राउंड्स रेज किए थे कि सेक्शन 31 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर कि हस्बैंड ने जो मेंटेनेंस थी अवार्ड की गई थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर, इंट्रीम मेंटेनेंस, वो जो है वो उसके एरियल्स काफी ज्यादा हो गए हैं और वो दी नहीं है, तो इसलिए जो हस्बैंड को समन्स इशू किए जाए। और जो है ट्रायल कोर्ट ने समन्स थे वो इशू कर दिए थे, लेकिन यहाँ पर फाइनली हस्बैंड जो है उन्होंने एक याचिका डाली थी, पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के अंदर, और ताकि जो प्रोसीडिंग्स है उसको क्वैश कर दी जाए। तो ग्राउंड्स ये रेज किए गए थे कि जो सेक्शन 31 के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो पिटीशन डाली जाती है, जो सेक्शन जो बना गया है वो सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया। अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर वायलेट किया जाता है तो उसमें जो है सिर्फ तभी सेक्शन 31 जो है वो मेंटेनेबल होगा। और अगर कोई एरियल्स रह गए हों, जब मॉनेटरी जो डायरेक्शंस दी गए हों कि मॉनेटरी जो कॉम्पनसेशन के लिए, तो वो अगर कोई एंट्री मेंटेनेंस हस्बैंड नहीं देता है तो उसमें किसी प्रकार का प्रोटेक्शन ऑर्डर वायलेट नहीं होता है, और इसलिए जो पिटीशन है वो मेंटेनेबल नहीं है। तो आइए हम इसके फैक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं और माननीय हाई कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको भी समझने की कोशिश करते हैं, और देखते हैं कि इसके जो लीगल पॉइंट्स हैं वो क्या डिस्कस किए थे। तो आइए हम हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में। तो ये 27 पेज की जजमेंट है। तो और ये जजमेंट थी, हम यहाँ पर पहला पैराग्राफ में बताया कि 482 सीआरपीसी के अंदर जो है पिटीशनर ने पिटीशन फाइल की थी, और क्वैशिंग के लिए जो एक समन्स थे जो क्वैश करने के लिए कहा गया था कि जो समनिंग ऑर्डर था वो पास हुआ था अंडर सेक्शन 31 सब पार्ट 1 के अंदर। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन 31 है उसके अंदर ये जो समन्स थे वो इशू हुए थे। तो इसके लिए जो सेक्शन 31 का जो अंदर वो पिटीशन डाली गई थी, और मींस उसको समनिंग ऑर्डर जो इशू हुआ था उसको क्वैश करने के लिए यहाँ पर जो इसको क्वैश करने के लिए मांगा था। समनिंग ऑर्डर इसलिए इशू हुआ था कि नॉन कॉम्प्लायंस की जो कॉम्प्लायंस मॉनेटरी रिलीफ जो ग्रांट की गई थी वाइफ को, वो जो है नहीं दिया है हस्बैंड ने। तो एक क्रिमिनल केस नंबर सो एंड सो था, वो जो है वो डाला था वाइफ ने। और फिर इसके बाद अब यहाँ पर थोड़े फैक्ट्स के ऊपर बताया गया कि फैक्ट्स क्या थे। फैक्ट्स को देखते हैं कि फैक्ट्स ये थे कि जो पिटीशनर हस्बैंड और वाइफ की जो मैरिज थी वो 2015 में हुई थी, और उसके बाद एक एफआईआर थी वो लॉन्च की गई थी 2016 में, एफआईआर नंबर सो एंड सो था। और एक यूपी में गौतम बुद्ध नगर यूपी है, वहां पर एफआईआर है वो डाली गई थी अंडर सेक्शन 498A 323 504 इंडियन पीनल कोड के अंदर, और सेक्शन 304 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर। और फिर उसके बाद पिटीशनर ने क्रिमिनल मिसलेनियस रिट पिटीशन डाली थी हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद में। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट डाली गई थी कि जो अरेस्ट पे स्टे लगाया जाए और एफआईआर को क्वैश कर दिया जाए। और उसके बाद जो 6 मई 2016 को हाई कोर्ट ने इलाहाबाद ने एक ऑर्डर था वो पास किया था, और उसमें एक मैटर था मेडिशन में रेफर कर दिया था, और जो पिटीशनर के जो अरेस्ट है, जो हस्बैंड के अरेस्ट पे स्टे लगा दिया था। और फिर इसके बाद 22 सितंबर 2016 को हाई कोर्ट ने रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया था और कहा था इसमें कोई मेरिट्स नहीं है। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक और पिटीशन डाली थी, वो थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 12 के अंदर एक पिटीशन, एक और याचिका डाली थी, और ये डाली थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर में। और वहां पे इंट्रीम मेंटेनेंस थी, वो एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी, और अंडर सेक्शन 23 एक्ट के अंदर, सेक्शन 23 या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर उन्होंने एक इंट्रीम मेंटेनेंस की एक याचिका डाली थी।
और 10 मई 2018 को पिटिशनर को डायरेक्शन दी कि वो इंटरिम मेंटेनेंस है 35,000 रुपया जो है वाइफ को दें। और इसके बाद अपील के अगेंस्ट उसमें फिर इसके बाद दोनों पार्टीज ने अपील डाली थी, और लेकिन जो एडिशनल सेशन जज गौतम बुद्ध नगर के हैं उन्होंने एक जो फरवरी 2019 को ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया और डायरेक्शन ये दी कि हस्बैंड जो है जो 45,000 रुपये पर मंथ देंगे रिस्पोंडेंट को, और 55,000 रुपया जो डॉटर के नाम पे डॉटर को देंगे। मीन्स 45,000 रुपया सिर्फ वाइफ को मिलेगा और 55,000 रुपया डॉटर को दिया जाएगा। और उसके अगेंस्ट में जो पिटिशनर ने आगे एक ये 482 सीआरपीसी में एक और पिटिशन डाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। मैटर फिर रेफर किया गया मेडिएशन में, और इसके बाद और साथ में ये अंडरटेकिंग दी कि जब मेडिएशन में होगा तो फिर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे पिटिशनर के अगेंस्ट में। तो ये मेडिएशन जो था वो था फिर उसके बाद, लेकिन वो फेल हो गया 6 जुलाई 2019 को। और उसके बाद रिस्पोंडेंट ने एक क्रिमिनल एप्लीकेशन थी वो फाइल की थी सेक्शन 31 ऑफ PWD एक्ट के अंदर कि नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर, जो एक फरवरी 2019 का जो ऑर्डर आया था और जो इंटरिम मेंटेनेंस थी वो दी नहीं गई थी, तो इसलिए फिर समन्स भी इशू हो गए थे। लर्नड एडिशनल सिविल जज ने गौतम बुद्ध नगर ने इशू कर दिए, लेकिन यहाँ पर समन्स को पिटिशनर ने चैलेंज किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नंबर 2019 में अंडर 482 सीआरपीसी में, और समन्स थे कि स्टे कर दिए गए थे। और फिर लेकिन उसके बाद 16 सितंबर 2019 की तारीख दी गई थी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग। और फिर उसके बाद एक ऑर्डर आया 13 दिसंबर 2019 का। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि जो एप्लीकेशन जो फाइल किया रिस्पोंडेंट ने उसको एक्सपीडिशियसली मतलब तेजी से उसको डिस्पोज किया जाए, और जो कि पेंडिंग थी, और कोई भी स्टे जो है प्रोसीडिंग्स में कोई भी स्टे नहीं लगाया हुआ था। उसके बाद पिटिशनर ने जो ट्रांसफर पिटिशंस थी सुप्रीम कोर्ट में डाली। मींस हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में कई जो है ट्रांसफर पिटिशंस डाली, और उन्होंने वहां पर जितने भी क्रिमिनल केसेस थे सब पे ट्रांसफर मांगी, और जो भी कंप्लेंट्स फाइल की थी वाइफ ने, और एप्लीकेशन जो उन्होंने भी जो फाइल की थी हस्बैंड ने, उन सारी एप्लीकेशंस के लिए ट्रांसफर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। और एक 482 सीआरपीसी की इलाहाबाद में भी थी, तो उसको भी दिल्ली में ट्रांसफर करने को कहा, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले जो मैटर था वो मेडिएशन में भेजा 6 नवंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट मेडिएशन सेंटर में भेजा। फिर ट्रांसफर पिटिशंस को अलाउ कर दिया 13/8/2021 को, और जो कि 30,000 कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई। और लेकिन जो सिर्फ 482 सीआरपीसी की एप्लीकेशन थी जो कि पेंडिंग थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसको नहीं किया, क्योंकि जो एक प्रेयर थी वो नहीं मांगी गई थी। तो इसलिए सिर्फ 482 सीआरपीसी की पिटीशन को जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी उसको नहीं ट्रांसफर किया। जो केसेस थे वो ट्रांसफर कर दिए गए थे दिल्ली में, फिर उनका रजिस्टर्ड हुए 2 अप्रैल 2022 को, और जो केस नंबर 1 था वो भी रजिस्टर्ड हुआ दिल्ली में। और फिर 4/4/2022 को मींस 4 अप्रैल 2022 को नोटिस इशू हो गए थे दोनों पार्टीज की साइड से। कोर्ट ने 30,000 कोर्ट ने दोनों के साइड पर नोटिस इशू कर दिए थे। और जो महिला कोर्ट थी 15 सितंबर 2022 को उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा कि कोई स्टे तो नहीं लगा जो क्रिमिनल केस नंबर था सो जो ओरिजिनल केस नंबर 2019 का था, जो यहाँ पर 30,000 में 2022 को चला गया था, जो सेक्शन 31 PWDV एक्ट के अंदर जो याचिका डाली थी उसमें क्लैरिफिकेशन मांगा था, कोई स्टे तो नहीं लगा था। तो 14/3/2023 को हाई कोर्ट ने 2 सेपरेट ऑर्डर दिए। एक 14 मार्च 2023 को जो एप्लीकेशंस फाइल की थी पिटिशनर ने मींस हस्बैंड ने अंडर 482 सीआरपीसी में, जिसका एप्लीकेशन नंबर 1 था, 2 एप्लीकेशंस थी, उनको कहा कि ये इन्फ्रैक्टस हो गई है। और स्टेटमेंट जो थी वो काउंसिल ने स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि जो केसेस थे वो ट्रांसफर कर दिए गए थे। और अब चूंकि केसेस जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से मींस जो इलाहाबाद जो यूपी के अंदर जितने भी केसेस थे वो जो नोएडा मींस ग्रेटर जो गौतम बुद्ध नगर जो बताया गया है वहां से ट्रांसफर दिल्ली में आ गए थे, तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं बनती थी। तो इसलिए वो ये जो पिटीशन थी 482 की वो इन्फ्रैक्टस हो जाती है, क्योंकि दिल्ली की जो कोर्ट्स के ऊपर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं थी। तो अब वहां पे एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। अब जो उसके बाद उत्तर प्रदेश से चूंकि दिल्ली में आ गए थे, पिटिशनर ने अब फिर हाई कोर्ट में एक और उस ऑर्डर को चैलेंज किया,
माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में, क्योंकि जो ऑर्डर था वो 12 मार्च 2019 का था और उस जो जिसमें समन इशू हुए थे उसको चैलेंज किया, जो कि अब पेंडिंग थी महिला कोर्ट 30 हजारी कोर्ट दिल्ली में। अब दिल्ली में आ गया था महिला कोर्ट में, तो इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट में, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में उसको चैलेंज किया। अब जो काउंसिल्स ने अपने अपने आर्गुमेंट्स दिए, काउंसिल ने पहले ये आर्गुमेंट्स दिए कि 12 मार्च 2019 का जो ऑर्डर था, जो एडिशनल सिविल जज गौतम बुद्ध नगर ने सेक्शन 13 सब पार्ट 1 पीडब्ल्यू एक्ट के अंदर बिना किसी एप्लीकेशन माइंड किए और बिना एप्रिशिएट किए फैक्ट्स को जो है समन्स इशू कर दी, क्योंकि सेक्शन 31 जो है 31 सब पार्ट 1 तभी बनता है जब कोई ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है सब सेक्शन पीडब्ल्यूडीवी एक्ट के अंदर, और वो मॉनिटरी रिलीफ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और इंट्रीम ऑर्डर जो पास किया गया था सेक्शन 23 पीडब्ल्यूडीवी एक्ट का, उसको जो सेपरेट कंप्लेंट डाल के इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, सेक्शन 31 सब पार्ट 1 के अंदर नहीं कराया जा सकता। तो साथ में बताया कि सेक्शन 31 सब पार्ट डीवी एक्ट जो है वो स्पेसिफिक इंक्लूड होता है कि जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जो डिफाइन किया गया सेक्शन 18 ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट, और जो कंप्लेंट जो डाली गई थी सेक्शन 31 सब पार्ट 1 के अंदर, उसको इन्फोर्स करने के लिए डाली गई थी जो सेक्शन 23 के अंदर जो ऑर्डर दिया गया था। तो वो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं है, क्योंकि जो मॉनिटरी रिलीफ देना प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं है। तो ये कहा कि ये रेस इंट्रीग्रा नहीं है, कोई जाफे कोई मॉनिटरी रिलीफ देना और पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस देना अगर ब्रीच भी हो जाता है तब भी सेक्शन 31 पीडब्ल्यूडीवी एक्ट नहीं बनता है। और फिर दूसरा एक और सबमिशंस दी कि सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर जो कि पेंडिंग थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, वो इन्फ्रैक्टस हो गई थी, डिसमिस एज इन्फ्रैक्टस हो गई थी, क्योंकि पिटिशनर ने इन्फॉर्म कर दिया था कोर्ट को कि सारे केसेस जो थे वो 30 हजारी कोर्ट में दिल्ली में चले गए हैं। और कंप्लेंट भी जो थी वो जिसमें समोनिंग ऑर्डर भी पास किया गया था, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन डालने से पहले समोनिंग ऑर्डर पास किया था, वो अब दिल्ली 30 हजारी कोर्ट में चला गया। तो इसलिए पिटिशनर जो है अब इस कोर्ट में आएंगे और अप्रोप्रिएट रिलीफ देंगे, रिलीफ के लिए जो है प्रेयर करेंगे। और रिस्पोंडेंट ने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि जो 482 सीआरपीसी डिसमिस होगी, इन्फ्रैक्टस होगी, और पिटिशनर ने एक लिबर्टी सॉल्ट नहीं की। यहाँ सबसे बड़ा ग्राउंड ये कि कई बार जब पिटिशन जब विड्रॉ की जाती है तो पार्टी जो है लिबर्टी सॉल्ट करती है कि हमें लिबर्टी दी जाए ताकि हम कोर्ट में जा सकें। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे पिटिशनर ने कोई लिबर्टी हाई कोर्ट से नहीं सॉल्ट की थी, और ये बताया था कि अपेक्स कोर्ट में कि ये सिर्फ ये बताया था कि सारे केसेस जो हैं वो ट्रांसफर कर दिए गए हैं दिल्ली में, और ट्रांसफर पिटिशन जो डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और 482 सीआरपीसी को जो है वो ट्रांसफर नहीं करवाया था क्यों। और फिर ये आर्गुमेंट दिया कि एक सिमिलर पिटीशन जो थी वो अनदर हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई है, तो इसलिए अब पिटिशनर का राइट नहीं बनता कि वो सेम ग्राउंड्स पे यहाँ पर पिटीशन को इन्वोक करे दिल्ली हाई कोर्ट में। तो ये ग्राउंड था जो रिस्पोंडेंट के काउंसिल ने रेज किया था। और लर्नेड काउंसिल रिस्पोंडेंट ने ये भी कहा कि जो समोनिंग ऑर्डर था पास किया गया था सेक्शन 31 सब पार्ट 1 ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर, और उसमें नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस थी, क्योंकि 45,000 रुपये पर मंथ की मेंटेनेंस थी, और सिर्फ वाइफ को देने को कहा था, 55,000 रुपये डॉटर को देने को कहा था। और इस प्रकार का नॉन कॉम्प्लायंस होना, नॉन कॉम्प्लायंस करना, तो और चूंकि मेंटेनेंस ऑर्डर जो है वो लगभग 5 साल हो चुके हैं और पिटिशनर ने कोई किसी प्रकार का कॉम्प्लायंस नहीं किया अभी आज की डेट में, और पिटिशनर को लगभग 65 लाख रुपए देने हैं। और सिर्फ 65 लाख में से सिर्फ जो अमाउंट है वो करीब 4,05,000 रुपये ही दिया है, और 5,45,000 तब दिया है जब कोर्ट ने इंडिविजुअल्स दी थी कि अपना इंट्रीम ऑर्डर जो दिया था तब जो पास किया गया था, जो 8 मई 2023 को जो ऑर्डर था वो पास किया था, कोर्ट ने अपनी इंटेलिजेंस दी थी तब इसके बाद ही यहाँ पर पास किया था। अब कोर्ट ने आर्गुमेंट सुनने के बाद, दोनों काउंसिल्स के सुनने के बाद, क्योंकि सीनियर काउंसिल थे रिस्पोंडेंट की साइड से और काउंसिल थे पिटिशनर की साइड से, अब यहाँ पे कोर्ट ने अपना निर्णय मतलब अपनी ऑब्जर्वेशंस दी कि पहले कहा कि एक ग्राउंड रेज किया कि मेंटेनेबिलिटी ऑफ दिस पिटीशन बाय द रिस्पोंडेंट, क्योंकि रिस्पोंडेंट ने जो एक आर्गुमेंट रेज किया था कि ये याचिका जो है मेंटेनेबल नहीं है। सीनियर काउंसिल और जो रिस्पोंडेंट के थे उन्होंने एक आर्गुमेंट दी थी कि 482 जो सीआरपीसी है वो मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि पिटिशनर ने एक पहले ही एक और याचिका जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी और वहां पर प्रेस नहीं किया था ट्रांसफर ऑफ पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है वो ट्रांसफर की
ये जो 482 सीआरपीसी में पिटीशन डाली थी, उसके लिए इन्होंने कोई रिलीफ के लिए प्रेस नहीं किया था और पिटिशनर ने जो है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद से विड्रॉ कर ली थी और लिबर्टी नहीं मांगी कि हम यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच कर रहे हैं, तो इस जो ताकि वो समनिंग जो ऑर्डर जो पास किया गया था उसको चैलेंज कर सके। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी कि इस प्रेजेंट केस में ये डिस्प्यूट नहीं है कि 12 मार्च 2019 को लर्नड एडिशनल सेशन जज ने एडिशनल सिविल जज ने ऑर्डर पास किया था सेक्शन 31 सब पार्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कि नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ इंटरिम मेंटेनेंस थी जो असिल्ड की थी पिटिशनर ने बिफोर द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद और एक एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी 482 सीआरपीसी में, ये डिस्प्यूट नहीं है पहला। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट थी, जो अपेक्स कोर्ट थी, जब ट्रांसफर पिटीशन जब सुन रही थी पिटिशनर ने जो डाली थी, मींस हस्बैंड ने डाली थी और डायरेक्शंस दी थी कि 3 केसेस जो हैं उत्तर प्रदेश में जो पेंडिंग पड़े हैं, जो कि पहला था सेक्शन एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, दूसरा एफआईआर का केस था जो 498 में डाली हुई थी और तीसरा कंप्लेंट था पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर जो वाइफ ने सेक्शन 31 डीवी एक्ट के अंदर डाली थी, उसके दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो इस स्टेज पे काउंसिल थे पिटिशनर को, उन्होंने प्रेस नहीं किया था ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन 482 सीआरपीसी की जो पिटीशन थी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली थी, उसको प्रेस नहीं किया था कि इसको भी ट्रांसफर कर दिया जाए। तो अब कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसके यहाँ पर रेलेवेंट पोर्शन को यहाँ पर कोट किया इन्होंने। क्या ऑर्डर पास किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने? ट्रांसफर पिटीशन नंबर सो एंड सो थी 76 से लेके 80 तक 2020 में जो दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर कोट किया कि जो पिटिशनर जो थे वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कंटेंट्स बताए जा रहे हैं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि जो पिटिशनर थे वो हस्बैंड हैं, वो इन्वॉल्व थे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में वाइफ में और उन्होंने वहां पर 3 केसेस थे, उनकी ट्रांसफर मांगी है, मतलब प्रेयर की है और ताकि जो गौतम बुद्ध नगर जो स्टेट ऑफ यूपी में और एप्रोप्रिएट ज्यूरिसडिक्शन में दे दिया जाए। और पहले जो केसेस थे वो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस था जो कि पेंडिंग था सिविल जज जूनियर डिवीजन में, और एक एफआईआर का केस था जो 498 और डीवी एक्ट डोमेस्टिक डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर केस था, और थर्ड केस था सेक्शन 31 ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर। तो दोनों एप्लीकेशन और साथ में 2 एप्लीकेशंस भी पेंडिंग थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन जो काउंसिल अपेयर हुए थे पिटिशनर उन्होंने प्रेस नहीं की थी जो 2 केसेस इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे जो एट ए टाइम जब हेयरिंग हो रही थी। इसलिए जो ट्रांसफर 2 केसेस थे उसको डिसमिस कर दिया गया। 70 मींस ट्रांसफर पिटीशन है 5 ट्रांसफर पिटीशनें डाली थी, जिसमें से 2 ट्रांसफर पिटीशन थी नंबर 79 और 80, उसको खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने प्रेयर को प्रेस नहीं किया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट के साथ। तो अब सबमिशन सुनने के बाद कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी थी कि केसेस को ट्रांसफर कर दी जाए गौतम बुद्ध नगर से 30 हजारी कोर्ट में डालिए। कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी क्यों ट्रांसफर करने किया जाए, तो पहला तो ये बताया था कि जो डिवोर्स है वो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया था इस कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ट्रांसफर कर दिया था। अब साथ में ये दूसरा जो ग्राउंड ये बताया था कि गौतम बुद्ध नगर और 30 हजारी कोर्ट का जो डिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है, कोई मेजर इनकन्वीनियंस नहीं होगी रिस्पोंडेंट वाइफ को कि नोएडा से 30 हजारी आने के लिए। और क्योंकि और डायरेक्शन ये दी थी कि जो केसेस हैं अलोकेट जो 30 हजारी कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज द्वारा दिए जाएंगे और मैटर को प्रोसीड करेंगे, और जब केसेस जो है वो पेंडिंग है। और फिर साथ में डायरेक्शन ये दी थी कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होंगे हेडक्वार्टर के, वो अलोकेट करेंगे 3 केसेस को जो कोर्ट्स की जिनकी जुरिस्डिक्शन होगी जो उनकी जजशिप के अंदर होंगे, और जो हियरिंग्स भी होंगी वो डे टू डे बेसिस पे होंगी एज फार एज प्रैक्टिकेबल इफ पॉसिबल। और साथ में ये बताया था कि जो कंसर्न कोर्ट होगी वो अटेम्प्ट करेगी, कोशिश करेगी कि कंक्लूजन आ सके इस ट्रायल, इन केसेस का ट्रायल का कंक्लूजन आ सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट ऑर्डर था उसको यहाँ पर कोर्ट किया, और फिर यहाँ पर बताया कि पिटिशनर ने विड्रॉ कर ली थी दोनों पिटिशंस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके, और समनिंग ऑर्डर को जो वो पिटिशन है इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की गई थी जिसमें चैलेंज किया गया था समनिंग ऑर्डर को। अब लेकिन जब चूंकि आप विड्रॉ कर ली थी तो इसलिए वो उसको माननीय हाई कोर्ट ने उसको डिसमिस करार कर दिया था और इनफ्रैक्टस हो गई थी क्योंकि ये डिसमिस कर दिया। अब उसके कंटेंट्स थे वो बताए यहाँ पे कोर्ट किए, हम उन कंटेंट्स को डिटेल में नहीं जाते हैं क्योंकि जजमेंट के कंटेंट्स थे। अब जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने ये नोटिस किया कि जो पिटिशनर ने जो एप्लीकेशन थी वो विड्रॉ कर ली थी 482 सीआरपीसी की जो कि पेंडिंग थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, इस ग्राउंड पे कि जो केसेस थे वो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गए थे गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली की कोर्ट्स में आ गए थे,
जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट्स ने मींस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था, तो इसलिए एप्लीकेशन 482 सीआरपीसी की वो इनफ्रक्टस बन हो जाती है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की पावर नहीं है, कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है, सॉरी, कि वो कॉम्पिटेंट जो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की कॉम्पिटेंट हाईकोर्ट नहीं है कि एडजुडिकेट कर सके सब्जेक्ट मैटर जो कि है वो 30,000 कोर्ट जो है ट्रायल कोर्ट दिल्ली में की कोर्ट्स के ऊपर वो अपना जो उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। और यहाँ पर कोर्ट ने पाया कि आर्गुमेंट में मेरिट है, जो पिटिशनर का जो आर्गुमेंट है उनमें मेरिट है, तो इसलिए सिर्फ उनको रेमेडी लेस नहीं किया जा सकता कि सिर्फ रेस्पोंडेंट के आर्गुमेंट सुनने के बाद, और कि ये इस ग्राउंड पे कि पिटिशनर अब इस कोर्ट में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि समोनिंग ऑर्डर जो पास किया गया था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे और उन्होंने चैलेंज किया था, पिटिशनर ने विड्रॉ कर ली थी पिटिशन 482 सीआरपीसी में जो इलाहाबाद हाईकोर्ट में थी, क्योंकि हाईकोर्ट जो है वो एडजुडिकेट नहीं कर सकती थी जो क्वेश्चन जो ट्रायल था वो जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे केसेस को दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया था। तो इलाहाबाद में क्रूक्स यही था कि कोर्ट ने कहा कि ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको कि जो पिटिशनर के पास कोई रेमेडी लेस कर दिया जाएगा इस ग्राउंड पे, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर कर दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट से, मींस उत्तर प्रदेश की जितनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थी गौतम बुद्ध नगर से दिल्ली कोर्ट्स में चला गया था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं बनती कि दिल्ली की कोर्ट्स के ऊपर वो कर सके, मतलब एडजुडिकेट कर सके मैटर को। तो इसलिए वो पिटीशन थी, चूंकि जिस ऑर्डर्स को क्वैश करना था वो केस ही ट्रांसफर हो गया था दिल्ली में, इसलिए जो प्रेयर थी वो इनफ्रक्टस बन जाती है। अब कोर्ट ने ये ओपिनियन ये दिया कि ये केस नहीं है कि लिटिगेंट जो है वह विड्रॉ कर ले पेटी हाई कोर्ट से और सिर्फ लिबर्टी नहीं, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि लिबर्टी नहीं ली और फिर दोबारा वो फाइल कर देता है सेम रिलीफ पे। तो इस कंट्री प्रेजेंट केस में ये जब केसेस ट्रांसफर हो गए थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे और पेंडिंग एप्लीकेशन 482 की वो इनफ्रक्टस हो गई थी, क्योंकि इसलिए उसको विड्रॉ कर लिया था हाई कोर्ट से और फिर इसके बाद इमीडिएटली इस माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल कर दिया गया था। तो इस यहाँ पे कोर्ट ने ओपिनियन दिया कि जो प्रेजेंट पिटीशन है वो मेंटेनेबल है। और अब सेक्शन 31 के बारे में बताया कि सेक्शन 31 क्या कहता है। जो PWDV एक्ट है वो उसके कंटेंट्स जो थे वो बताए, जो समोनिंग ऑर्डर्स इशू हुआ था उसके कंटेंट्स भी यहाँ पर लिखे माननीय कोर्ट ने। और अब यहाँ पर अपना जो व्यू दिया कि पिटिशनर को समन दिया गया था और एज एन अक्यूज्ड बनाया गया था सेक्शन 31 सब पार्ट 1 DV एक्ट के अंदर। जो कंप्लेंट थी वो फाइल की थी रिस्पोंडेंट द्वारा। प्रिय सब्सक्राइबर, हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में पाए। किसी भी कोर्ट ड्राफ्टिंग की आवश्यकता हो, जैसे पिटीशन, एप्लीकेशन, जवाब, रिजॉइंडर, रेप्लिकेशन, शिकायतें, संशोधन, अपील, उपभोक्ता शिकायतें आदि, तो कृपया निर्माता से संपर्क करें। आपकी विशेष आवश्यकताओं के लिए हम यहाँ हैं। कृपया हमें आपके कानूनी सहायता की आवश्यकता के लिए चयन करने के लिए धन्यवाद। शुभकामनाएं। और फिर इसके बाद बताया था कि यहाँ पर एक जो पिटीशन को समन किया गया था DV एक्ट के अंदर और जो कंप्लेंट फाइल की गई थी रिस्पोंडेंट द्वारा, वहां पर ये एलिज किया गया था जो हमने अपनी याचिका में कि जो ऑर्डर्स पास किए गए थे लर्नड मजिस्ट्रेट ने और सेशन कोर्ट ने और इंट्रीम मेंटेनेंस थी PWDV एक्ट का, और पिटिशनर जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने कंप्लायंस नहीं किया सेम ऑर्डर को और इसलिए समन्स इशू किया जाए और उनको पनिश किया जाए सेक्शन 31 सब पार्ट 1 DV एक्ट के अंदर, और साथ में 498 के अंदर भी उनको सजा दी, मतलब उनको पनिश किया जाए। तो रेलेवेंट पोर्शन थी वो कंप्लेंट का, वो यहाँ पर जो पिटीशन में जो उन्होंने कंटेंट्स थे वो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट थे, वो यहाँ पर जो है अपने जजमेंट में मेंशन किए कोर्ट ने। जो ये सारे के सारे उनकी जो याचिका में थे, जो पिटीशन डाली गई थी सेक्शन 31 उन्होंने कोर्ट किया। अब यहाँ पर इशू ये रेज किया गया था कि ग्रीवेंस थी रिस्पोंडेंट की कि ऑर्डर जो ग्रांट किया गया था सेक्शन 20 DV एक्ट के अंदर और सेक्शन 23 जो DV एक्ट का है, जो कि सेक्शन 20 जो से मॉनेटरी रिलीफ कहते हैं, सेक्शन 23 जो है इंटरिम रिलीफ कहते हैं, उसे कॉम्प्लाई नहीं किया गया और पिटिशनर को समन नहीं दिया जा सकता सेक्शन 31 DV एक्ट के अंदर, क्योंकि जो सिर्फ ये जो प्रोविजन जो है वो गवर्न करता है कि ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन के लिए जब इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए। तो यहाँ पर मॉनेटरी रिलीफ जो है वो प्रोटेक्शन ऑर्डर के अंदर नहीं कवर्ड होता है। तो ये उनके यहाँ पर ये इशू रेज किया था पिटिशनर ने और रिस्पोंडेंट का ये स्टैंड था कि कोई इन्फर्मिटी ऑर्डर में समोनिंग ऑर्डर में कोई इन्फर्मिटी नहीं है। अब यहाँ पर कोर्ट ने अब अपना व्यू दिया कि अगर DV एक्ट को देखा जाए तो ये क्लियरली बताता है कि जो रिलीफ दिया है
वोमेन जो है वो कोर्ट से ले सकती हैं जब वो एप्लीकेशन है सेक्शन 12 डीवी एक्ट के अंदर कोई भी पिटिशन डालती हैं। तो ये ऑर्डर्स है वो डीवी एक्ट के कंटेंट से, या प्रोटेक्शन ऑर्डर है वो सेक्शन 18 के अंदर आता है, रेजिडेंस ऑर्डर सेक्शन 19 के अंदर आता है, मॉनेटरी रिलीफ सेक्शन 20 के अंदर आता है, और कस्टडी ऑर्डर 21 के अंदर आता है, कॉम्पनसेशन ऑर्डर 22 के अंदर आता है। अब जो भी लीगल कंट्रोवर्सी होती है तो पहले उसका सेक्शन 31 का क्या कंटेंट्स है उसको पहले समझ लेना चाहिए। सेक्शन 31 डीवी एक्ट क्या क्या कहता है। सेक्शन 31 का डीवी एक्ट ये कहता है कि जो ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा, जब इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा, तो यहाँ पर जो कोई भी रिस्पोंडेंट करेगा प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर को, तो वो एक ऑफेंस होगा इस एक्ट के अंदर, और उसको पनिशमेंट होगी जो कि एक टर्म तक की होगी, जो कि 1 साल तक की हो सकती है, और साथ में फाइन होगा जो कि 20,000 रुपीज तक का हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो ये सेक्शन 31 का जो पार्ट 1 है वो ये कहता है। यहाँ पर सिर्फ ये बता रखा है प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो ये कंटेंट्स थे वो उन्होंने सेक्शन 31 के लिखे। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि अगर हम सेक्शन 31 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर सिर्फ इतना बताया कि ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर, और जो कि रिस्पोंडेंट द्वारा कोई करता है तो फिर वो एक ऑफेंस माना जाएगा और इसमें सजा होगी। और फिर प्रोटेक्शन ऑर्डर का जो डेफिनेशन है वो डिफाइन किया कि ये कौन से सेक्शन की है, सेक्शन 2O इसके अंदर डीवी एक्ट के अंदर। प्रोटेक्शन ऑर्डर मींस जो प्रोटेक्शन ऑर्डर जिसको सेक्शन 18 के अंदर डिफाइन किया गया उसको प्रोटेक्शन ऑर्डर कहते हैं। प्रोटेक्शन ऑर्डर की सेपरेट एक डेफिनेशन है डीवी एक्ट के अंदर। और सेक्शन 18 क्या कहता है उसको भी यहाँ पर रीड किया कोर्ट ने, जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो यहाँ पर यही बताया था कि प्रोटेक्शन ऑर्डर की एक एग्रीवेटेड पर्सन को सुनने के बाद और रिस्पोंडेंट सुनने के बाद एक अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर प्राइम फेशियल सेटिस्फाइड हो जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हुई है तो एक प्रोटेक्शन ऑर्डर पास करेगा एग्रीवेटेड पर्सन के ऊपर, और रिस्पोंडेंट को प्रोहिबिट करेगा किसी प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस देने के लिए या फिर अबेट करने के लिए। ये सारे उन्होंने जो सेक्शन 18 के जो कंटेंट्स हैं वो यहाँ पर मेंशन किए थे। और जो पावर थी इंटरिम और एक्स पार्टी का रिलीफ की थी वो सेक्शन 23 और पीडब्ल्यू एक्ट के अंदर बताई हुई है। और मजिस्ट्रेट की पावर है सेक्शन 23 के अंदर इंटरिम और एक्स पार्टी ऑर्डर देने का। इसलिए सेक्शन 31 पीडब्ल्यूडी एक्ट जो है अगर वो तभी होता है अगर कोई ब्रीच ऑफ ऑर्डर पास होता है, सेक्शन 18 का कोई ब्रीच ऑफ ऑर्डर पास हो जाएगा तो या फिर इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर पास हो जाता है सेक्शन 23 और पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर। तो यहाँ पर डीवी एक्ट का जो के हिसाब से सिर्फ सेक्शन 31 तभी होगा जब कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर या इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर कोई वायलेट होगा। मॉनेटरी रिलीफ को सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर बताया था स्कोप क्या है मॉनेटरी रिलीफ का, कि स्कोप ऑफ मॉनेटरी रिलीफ जो है वो सेक्शन 20 के अंदर ही पढ़ने के बाद समझी जा सकती है। अगर कोई एप्लीकेशन जब मजिस्ट्रेट डिस्पोज करते हैं सेक्शन सब सेक्शन पार्ट 1 सेक्शन 12 के अंदर, तो मजिस्ट्रेट रेस्पोंडेंट को डायरेक्ट कह सकते हैं कि वो मॉनेटरी रिलीफ जो है वो दें, एक्सपेंसिव उनके खर्चा उठाएं, और जो कि एग्रीवेटेड पर्सन ने सफर किया और या फिर उसके चाइल्ड ऑफ एग्रीवेटेड पर्सन ने सफर किया हो, या फिर कोई प्रकार की डोमेस्टिक वायलेंस और या रिलीफ जो है। लेकिन ये सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं होगी, जैसे लॉस ऑफ अर्निंग या मेडिकल एक्सपेंसेस ये सारे। और पार्ट डी जो कहता था कि मेंटेनेंस ऑफ द एग्रीवेटेड पर्सन एज वेल एज द चिल्ड्रन, जो इफ एनी, और जो ऑर्डर इंक्लूड किया गया इन एडिशन टू सेक्शन 125 का कोई ऑर्डर दिया जाता है उसके इन एडिशन टू जो मेंटेनेंस ऑफ एग्रीवेटेड पर्सन एंड चिल्ड्रन भी माना जाएगा। तो मॉनेटरी रिलीफ जो दी गई है इस सेक्शन के अंदर वो एडुकेट होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए। तो ये सेक्शन 20 का जो कंटेंट्स थे वो रीड बताए गए थे। और कोर्ट ने यहाँ पर ओपिनियन दिया कि सेक्शन 20 पीडब्ल्यूडी एक्ट का कॉम्प्रिहेंसिवली डील करता है इशू ऑफ मॉनेटरी रिलीफ। अगर मजिस्ट्रेट साहब मेंटेनेंस या इंटरी मेंटेनेंस जो है एग्रीवेटेड पर्सन को देते हैं, अवार्ड करते हैं, जब भी एप्लीकेशन सेक्शन 12 की डिस्पोज करते हैं तब ये ऑर्डर पास किया जाता है सेक्शन 20 सब पार्ट 1 डी के अंदर, जिससे जो मजिस्ट्रेट का पावर है कि वो मेंटेनेंस की जो ऑर्डर है वो ग्रांट एग्रीवेटेड पर्सन को दे सके और चिल्ड्रन को। और इन एडिशन टू जब अगर कोई मेंटेनेंस 125 के अंदर दी जा चुकी है तो ये जो ऑर्डर है वो 125 के इन एडिशन में होगा। और सब सेक्शन 20 सब पार्ट 6 जो है वो प्रोसीजर एक प्रिस्क्राइब करता है कि मजिस्ट्रेट जो है या तो एम्प्लॉयर को या फिर डेप्टर ऑफ अग्रेसर जो होंगे उसको डायरेक्शन देंगे कि जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो दी जानी है एग्रीवेटेड पर्सन को वो दी जाए, और या फिर डिपॉजिट करे, एक पोर्शन ऑफ वेजेस जो है वो डिपॉजिट किया जाए अग्रेसर का कोर्ट के समक्ष में, जहां की वो मेंटेनेंस वो एडजस्ट की जा सके मॉनेटरी रिलीफ के लिए। तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एक रजनीश वर्सेस नेहा की जजमेंट में भी इस इशू को डिस्कस किया था और बताया था कि अगर कोई मेंटेनेंस ऑर्डर जो का नॉन कंप्लायंस होता है
तो उसका जो इन्फोर्समेंट है वो सेक्शन 20 सब पार्ट 6 के अंदर गिनी गई है। वो जो सेक्शन 20 सब पार्ट 6 के अंदर बताया गया, तो वो जो जजमेंट थी रजनीश रोशनिया की, वो ये थी इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस के कंटेंट्स यहाँ पर मेंशन किए। और फिर इसके बाद ये क्लियर है कि सेक्शन 20 सब पार्ट 6 करने के बाद में जो कंटेंट्स हैं वो सेक्शन के, वो ये बताते हैं कि जो अग्रेसर जो है और जो अग्रेसर है और रिस्पोंडेंट है डीवी एक्ट के अंदर, वो एक सैलरीड पर्सन, अगर अग्रेसर सैलरीड पर्सन है और इन केस जो कोई कुछ क्रेडिट एक्यूड हुआ है और नॉट इन एनी अदर केस, तो इस सिचुएशन में जो प्रोविजन थे सेक्शन 28 के डीवी एक्ट के, वो मैंडेट्स हैं कि जो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट की जो ओपनिंग पोर्शन है जो सेक्शन 28 का, वो यही बताता है कि जो प्रोसीडिंग्स है सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21 और 22 और 23 वो गवर्नड होंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी के अंदर। और इस सेक्शन 20 को रिप्रोड्यूस करके देखा जाए तो ये बताया कि ये जो सेक्शन 28 का जो प्रोसीजर था वो बताया गया था, जो सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, जो जितने भी प्रोसीडिंग्स हैं सेक्शन 12, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 की, और एंड ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 31 जो है वो गवर्नड बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत होंगे। और फिर साथ में बताया कि सेक्शन 9 सब पार्ट 1 सब पार्ट एच डीवी एक्ट का भी ये भी बताता है कि जो ड्यूटी है क्या है प्रोटेक्शन ऑफिसर की, वो ये है कि इंश्योर करना कि जो ऑर्डर जो होगा मॉनेटरी रिलीफ का जो सेक्शन 20 के अंदर दिया जाएगा वो कंप्लाई किया जाना चाहिए और एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए, जो एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। और सेक्शन 9 सब पार्ट 1 एच जो है वो बताता है ड्यूटीज एंड द फंक्शंस ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर। तो जो स्कीम थी डीवी एक्ट की, वो कोर्ट ने कहा कि कोई स्कोप नहीं छोड़ती है कि अगर कोई नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ मॉनेटरी रिलीफ होगा या फिर जो ऑर्डर दिया जाएगा इंटरिम मेंटेनेंस का, उसको डील किया जाएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 20 सब पार्ट 6 ऑफ डीवी एक्ट के अंदर और फर्दर एज पर द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी। तो यहाँ पर बताया जो प्रोसीजर जो बताया गया है सीआरपीसी का कि किस तरीके से ऑर्डर जो है मेंटेनेंस के वो इन्फोर्स किए जाएंगे, और रेफरेंस था वो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस रूल्स 2006 के ऊपर भी बताया, मतलब लिया, जहां पे रूल 6 सब पार्ट 5 जो बताता है कि एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर जो पास किया जाता है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 12 और डीवी एक्ट के अंदर, जो प्रोसीजर जो बताया गया सेक्शन 125 का वो फॉलो करना चाहिए। और सेक्शन 6 सब पार्ट 5 जो पीडब्ल्यूडी के जो रूल्स थे वो यहाँ पर कोट किए, और सेक्शन 125 था वो प्रोवाइड करता है जो प्रोसीजर जो है वो क्या प्रोसीजर है वाइफ को और चिल्ड्रन को, पेरेंट्स को मेंटेनेंस देने का। और सब सेक्शन 3 जो है वो एग्जीक्यूशन ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर के बारे में बताता है। और अब यहाँ पर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क पे कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दी कि जो रूल्स थे जो मेंटेनेंस के इंटरिम मेंटेनेंस के जो थे वो गवर्न करते हैं सेक्शन मींस जो मेंटेनेंस के जो रूल्स हैं वो सेक्शन 20 और पीडब्ल्यूडीवी एक्ट के अंदर आते हैं, जो मॉनेटरी रिलीफ दी जाती है एग्रीवेटेड पर्सन को। तो यहाँ पर इन्फोर्स किस तरह से किया जाएगा वो सेक्शन 20 सब पार्ट 6 ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर बताया हुआ है, और या फिर जो प्रोविजंस है सीआरपीसी के बताए गए हैं, और जो सेम मैनर पे होंगे जैसे इन्फोर्समेंट जो ऑर्डर 125 सीआरपीसी का होगा। तो यहाँ पर जो डिस्कशन करने के बाद सेक्शन 31 जो पीडब्ल्यूडी एक्ट का था वो ये साफ साफ एक्सक्लूसिव डील करता है ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम प्रोटेक्शन ऑर्डर पे। तो यहाँ पर से अपनी ऑब्जर्वेशन देने के बाद कोर्ट ने यहाँ पर सारी के जजमेंट्स थी उसको कोट किया, और फाइनली यहाँ पर ये कंक्लूजन पे आए कि जो ऑर्डर था वो सेक्शन 31 का, वो रिस्पोंडेंट ने जो कंप्लेंट फाइल की थी सेक्शन 31 के अंदर वो सिर्फ इस ग्राउंड पे थी कि पिटिशनर ने जो अमाउंट है इंटरिम मेंटेनेंस की वो नहीं दी है, जो ट्रायल कोर्ट ने और सेशन कोर्ट ने दी थी। तो इसलिए कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो रिस्पोंडेंट को फेस करने होंगे अंडर सेक्शन 31 के एक्ट के अंदर और फर्दर अंडर 498 एक्ट के अंदर। तो जो इससे जो कि बनाया गया है क्रूल्टीज अगेंस्ट द कंप्लेंट। तो यहाँ पर कोर्ट ने अपना पैरा नंबर 51 में बताया कि जो रिस्पोंडेंट जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर उसको समन्स नहीं इशू किया जा सकता, एज एन अक्यूज्ड के तौर पर नहीं समन्स किया जा सकता अंडर सेक्शन 31 ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर ऑफ द मॉनेटरी रिलीफ। तो यहाँ पर कोर्ट जो इंक्लाइंड है कि वो इम्पिंज्ड ऑर्डर जो दिया गया है जो पास किया था लर्नड एडिशनल सिविल जज गौतम बुद्ध नगर में, और जितनी भी कॉन्सिक्वेंशियल प्रोसीडिंग्स थी जो कि पेंडिंग है महिला कोर्ट 30 जारी की, तो उसको
क्वैश कर देती है, क्योंकि कोर्ट ने कहा यहाँ पर हम इसको इंक्लाइंड है कि इसको क्वैश कर दिया जाए, और इसलिए प्रेजेंट पिटीशन को डिस्पोज कर दिया और साथ में कहा कि जजमेंट को भी अपलोड कर दिया जाए। तो ये जजमेंट आई थी 1 दिसंबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।